नमस्ते दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 15 जनवरी 2022 और हम लोग इस लेक्चर में यूपीएससी के करंट अफेयर्स 2022 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट है प्रीलिम्स 2022 और हम लोग इसको एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू कवर करेंगे। ये इनिशिएटिव जो है दोस्तों, या फिर अब से जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस पे, वो आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट देना चाहूँगा। हम लोग इस चैनल पर अब डेली 5 इनिशिएटिव्स जो हैं वो चलाएंगे। एक आपको घटना चक्र सीरीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की घटना चक्र। फिर आपको डेली एक स्टैटिक पोर्शन जो है, सब्जेक्ट जो है वो कवर करवाया जाएगा। मान लीजिए कि मंडे को हम लोग ले रहे हैं पॉलिटी, ट्यूसडे को हम लोग कर रहे हैं साइंस, वेडनेसडे को हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट, थर्सडे को हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। ऐसे करते करते मंडे से लेकर संडे तक आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करवाए जाएंगे। फिर यूपीएससी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको अलग देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि मार्च के महीने तक सभी स्टेट पीएससीज़ की जो है वो नोटिफिकेशन आने वाली है। तो हम लोग यूपीएससी के करंट अफेयर को अलग चलाएंगे और इसके अलावा आपको स्टेट पीएससी के जो हैं वो भी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे अलग से। और दोस्तों, हम लोग फिर धीरे धीरे करते करते एक एक स्टेट पीएससी को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश जीके से, जिसका एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन जो आई है 24 अप्रैल 2022 को है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जीके सीरीज़ विद इन अ वीक, बस एक वीक का समय आप दीजिए, हम लोग कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जो है मध्य प्रदेश की जीके को टारगेट करेंगे। तो डेली अब से आपको 5 इनिशिएटिव जो है वो अटेंड करने हैं। शॉर्ट नोट्स दोस्तों आपको बनाने हैं और मेहनत करते रहती हैं। डिस्कशन जो भी होंगी दोस्तों, उसकी जो पीडीएफ है वो आप अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप दोस्तों टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको ये सिंबल जो है वो देखने को मिलेगा, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस अ सिंप्लीफाइड वे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से कोई भी पीडीएफ जो लेक्चर्स की होंगी, 5 हमारे इनिशिएटिव्स हैं और पाँचों की पाँचों इनिशिएटिव्स की जो लेक्चर पीडीएफ होंगी वो आप इस लिंक के थ्रू अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको किसी भी तरीके की सजेशन देनी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये पर्सनली मैं देखता हूँ, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं trueies1995@gmail.com। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कशन जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने एमएसपी से रिलेटेड है। तो हमें एमएसपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पूरे देश में सेम रहता है। एग्रीकल्चरल वेज रेट जो है उसको गिना नहीं जाता है जब एमएसपी को सरकार सेटअप कर रही होती है। और तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था एलके झा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो दोस्तों आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 या 3। तो स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों सोचकर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में जो है वो गड़बड़ी है। तो आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दोस्तों हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं आराम से। पहली बार 1966 से 67 के बीच में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स करा गया शुरू में 2 क्रॉप्स के लिए, वीट और पैडी के लिए, यानी गेहूं और धान के लिए। जब प्राइसेस को फिक्स करा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है उसका गठन करा, जो कि थी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, बाद में जिसका नाम रीनेम कर हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस 1985 में। 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो था, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किसानों की रक्षा के हेतु उसको लाया गया, एमएसपी के कंसेप्ट को लाया गया। मान लीजिए कि किसी किसान की जो पैदावार है वो ख़राब हो गई है, या अगर ख़राब नहीं भी हुई है तो उसको उसके क्रॉप के जो है उचित दाम बाज़ार में नहीं मिल पा रहे हैं। मान लीजिए 50 किलो पर केजी जो है गेहूं
उस किसान का जो अनाज है वो इस रेट पर बिक रहा है बाज़ार के अंदर। अब ग्रुप में, मार्केट में कुछ ऐसा एक ग्रुप एकदम से इमर्ज होकर आ जाए और वो मिलकर ये डिसाइड कर ले कि हम लोग किसानों से 50 रुपये में खरीदेंगे ही नहीं, कोई भी मत खरीदना, हम लोग सारे मिलकर किसानों से इस अनाज को 30 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है, जब वो उसको कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा बेचने के लिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, 30 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अब हो सकता है 30 रुपये से वो अपने खेत को जोतने से लेकर, हार्वेस्टिंग से लेकर, क्रॉप को उगाने से लेकर, वो हो सकता है अपने 20 रुपये के घाटे में चला गया और अपने वो जो है वो जितना उसने पैसा लगाया था एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो उतना भी ना निकाल सके। तो ये एक टोटल, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, एक कंप्लीट तरीके से लॉस की सिचुएशन है फार्मर के लिए। तो ऐसे किसी सिचुएशन से फार्मर्स को बचाने के लिए कंसेप्ट आया एमएसपी का, जिसके अंदर सरकार ने एक भरोसा जो है वो किसानों को दिया कि मान लो, उनसे ये बोला गया कि मान लो कि अगर किसी क्रॉप के जो प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर अगर गिर भी जाते हैं, फिर भी हम लोग रेडी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम लोग रेडी हैं कि एक फिक्स रेट पर, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम लोग आपसे अनाज जो है खरीद लेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके के घाटे से बचाया जा सके। तो ये था पूरा का पूरा दोस्तों एमएसपी का बेसिक एस्पेक्ट। दोस्तों एमएसपी जो होता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी, किसी भी क्रॉप का वो पूरे देश भर में सेम रहता है। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें चावल की, तो चावल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार ने तय कर रखा है कि वो 60 रुपये में जो है वो किसानों से खरीद ही लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि तमिलनाडु में जो है वो किसी और रेट पे खरीदा जाए, दिल्ली में किसी और रेट पर, उत्तर प्रदेश में किसी और रेट पर, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स रेट पर किसानों से इस चीज़ को खरीदा जाएगा। हमारे देश में एक जो और एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 1965 में बनाया गया था, इसको बनाया गया था एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, तो वो स्टेटमेंट भी ठीक थी। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब किसानों से अनाज को ले लेती है तो उसे स्टोर करवाती है सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड में। अब नेफेड की फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जहां पर जब ये स्टोर करवा लेती है किसानों से सरकार फूड ग्रेन्स, तो इनको फिर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनाज यहीं से होकर गुजरता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नफेड से होकर गुजरता है, और फाइनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ये अनाज सरकार जो है वो गरीबों में बांटती है। तो ये पूरा दोस्तों कंसेप्ट है कि किस तरीके से किसानों से जो अनाज लिया जाता है, प्रोक्योर करा जाता है, खेतों से होता होता वो कैसे पीडीएस शॉप्स पर पहुंचता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2009 से हुआ क्या है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है CACP, वो MSP फिक्स करती हुई आ रही है बड़े सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि प्रेजेंट जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, प्राइसेस अगर कोई चेंज हो रहे हैं, मार्केट प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए MSP जो है वो हमारे देश में डिसाइड होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है जब MSP को डिसाइड करती है तो वो ये देखती है कि किसान को उस पर्टिकुलर क्रॉप को पैदा करने में कितना खर्चा उठाना पड़ा, ठीक है, अपनी जेब से कितना लगाना पड़ा, और भी मजदूरों को, जो एक पर्टिकुलर किसान को अपने खेत पर खेत के जुताई करने से लेकर जो क्रॉप सोइंग जो है सारी एक्टिविटीज़ में मजदूर तो लगे ही होंगे, तो दिहाड़ी कितनी खर्च करनी पड़ी, इन सभी चीज़ों का एस्टीमेट निकालने के बाद सरकार जो है वो MSP जो कितना होना चाहिए एक पर्टिकुलर क्रॉप का उसको डिसाइड करती है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन पे ये पहुँच सकते हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर का जो वेज रेट है, मतलब एक मजदूर का जो है दिहाड़ी आप बोल सकते हैं, उसको कंसिडर करा जाता है जब सरकार MSP जो है डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर। कहने का मतलब यह है मजदूरों का वेज रेट जो है, यहाँ पर आप देखिए लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर हिंदी की, इसका मतलब यह है कि MSP की स्थापना करते समय कृषि मजदूरी दर पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट 2 जो थी वो ये कहती कि एग्रीकल्चर वेज रेट से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ड्रोन पॉलिसी या ड्रोन रूल्स 2021 से रिलेटेड है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे सामने ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन रूल्स 2021 को जो है वो रिलीज़ करा, और ये बोलते हुए कि एक जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होगी उसको वो सर्टिफिकेशन देगी और उसकी मॉनिटरिंग में जो है वो ड्रोन्स यूज़ करे जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट हमसे बोल रही है दोस्तों, ड्रोन्स जो हैं वो ऐसे सेक्टर्स का पार्ट है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है।
तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों हमसे बोल रही है स्वामित्व स्कीम, ये जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, इसके अंतर्गत जो लैंड्स हैं उनको रूरल इनहैबिटेड एरियाज में जो है वो सर्वे करा जाता है ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर जो है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है 2 and 3। तो ऑप्शन सी जो है डैट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन रूल्स 2021 को रिलीज करा था ये बोलते हुए कि ये जो ड्रोन पॉलिसी है वो ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग के बेसिस पे बनाई गई है, यानी कि विश्वास, स्वप्रमाण और गैर घुसपैठ निगरानी को देखते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉलिसी में टैगलाइन क्या है ये आ सकता है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारा एक मकसद है कि भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जाए ड्रोन्स के निर्माण के लिए, और ऐसा बोला गया है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए ड्रोन रूल 2021 को रिलीज़ करा और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के हेड्स को ये बोला गया कि आप इस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करेंगे, इसका किसी भी तरीके से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब जो एक स्टेटमेंट आई थी स्वामित्व स्कीम की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इस स्कीम ने 1 साल के अंदर अंदर लगभग 500,000 विलेजर्स को जो है गांव में रहने वाले निवासियों को फ़ायदा पहुंचाया। कैसे? उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिलवाए ड्रोन से। इस स्वामित्व स्कीम जो है वो विलेजर्स को प्रॉपर्टी कार्ड दिलवाने से रिलेटेड है। इसने क्या करा है, ड्रोन्स की मदद से हुआ क्या है कि ड्रोन्स ने जो एरियाज थे उनकी मैपिंग काफ़ी अच्छे से करी। आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा कैमरा लगा एक हेलीकॉप्टर टाइप एक टेक्नोलॉजी का टूल ऊपर उड़ रहा है और कैसे पूरे गांव का जो है वो नक्शा एक तरीके से बना रहा है। तो जो आबादी एरियाज हैं जिसमें मान लीजिए कोई विलेजर ये बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, कोई दूसरा बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, तो ये देखें कैसे एक पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री डिसाइड कैसे करी जाए, कैसे पता लगेगा कि आपका लैंड इतना है, मेरा लैंड इतना है। तो ड्रोन ने वो काम बहुत आसान करवा दिया और किसानों को स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत जो है वो प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू करवाए। तो आप जब भी ड्रोन का अगर कभी फ़ायदा लिखें, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिखें, तो आप देखिए इस टेक्नोलॉजी, इस स्कीम के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी को मर्ज करा गया है यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट हमसे ये बोल रही है इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए देश में रखा गया है, लेकिन ये एक प्रकार से क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी सर्व करती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट हमसे दोस्तों ये बोल रही है जो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो उस कि किस तरीके से वो अपॉइंट करे जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 324 में बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। और तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों हमारे सामने ये है कि दोनों नंबर और जो टेन्योर होता है इलेक्शन कमिश्नर का कि कितने होंगे और कब तक रहेंगे, ये जो है इसके ऊपर जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ऐसे कानून की मदद से ये डिसीजन ले सकती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। तीनों की तीन स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है वो एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आपको दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन का वो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, सब्जेक्ट टू का क्लॉज दे रखा है, मतलब एक कंडीशन फिक्स लगा रखी है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और उनका जो कार्यकाल है वो कब तक होगा। इसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, लेकिन इसके लिए कानून जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बनाए कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हमारे देश में होना चाहिए। तो हुआ क्या था दोस्तों, इसको देखते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था 1989 में, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर शुरू में एक होते थे हमारे देश में, उसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया था। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 से बढ़ाकर ये संख्या 3 कर दी गई थी। लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर कुछ बहुत मेजर चेंजेस हों, पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाया हो, पार्लियामेंट की नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, नियुक्ति का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसा अभी तक कोई डिटेल प्रोविजन नहीं आया। और जो एक स्टेटमेंट थी जो कि बोल रही थी
इलेक्शन कमीशन, ये भी ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है वो भी सर्व करता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि किस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट और अदर पार्टीज़ का जो है वो देखे फ़ायदा हो उनके बीच में। अगर किसी भी तरह की अगर इलेक्शंस के टाइम पे धांधलेबाजी होती हो, पार्टीज़ के बीच में सिंबल को लेकर लड़ाई हो, तो इन सबको इलेक्शन कमीशन जो है वो देखता है ताकि डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है। अब डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने का काम हमारे देश में किसका है? जुडिशरी का है। लेकिन ये एक तरीके से जुडिशियल बॉडी है, लेकिन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वासी जुडिशियल फंक्शन सर्व करता है। तो आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन क्वासी जुडिशियल फंक्शन सर्व करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आरटीजीएस से रिलेटेड है। स्टेटमेंट 1 हमारे सामने ये करी है कि आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोसेस करे जाते हैं बैचेस में, ठीक है, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, ऐसा करके। दूसरी स्टेटमेंट हमसे कह रही है आरटीजीएस सिस्टम जो है वो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब बड़े बड़े मनी अमाउंट के लिए है। तीसरी स्टेटमेंट हमसे कह रही है आरटीजीएस के अंदर अगर कोई पर्सन पेमेंट करता है तो वो फाइनल है और इररेवोकेबल है, मतलब परिवर्तनीय है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। करेक्ट आपको जो ऑप्शंस हैं दोस्तों वो चुनने हैं। ऑप्शन आपके सामने जो विकल्प दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, 1 and 2, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 and 3, जो वह है बिल्कुल ठीक है। और पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए, बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने 2 टर्म सुने होंगे, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों। देखिए, आपको बेसिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए और सारा का सारा बेसिक एस्पेक्ट एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाएगा आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों आरटीजीएस जहाँ पर आपका रियल टाइम में सेटलमेंट जो होता है फंड्स का वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पर हो जाता है। रियल टाइम का दोस्तों यहाँ पर ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो है, यहाँ पर देखिए रियल टाइम का अर्थ है निर्देशों के प्राप्त होने के समय उनका प्रसंस्करण, मतलब आपने यहाँ से पे करा और फटाफट वो पार्टी बी तक जो है वो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल तरीके से हो गई, ठीक है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि जो सेटलमेंट है फंड्स की वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो जाती है। पार्टी ए का पैसा भेजा हुआ पार्टी बी को मिल जाता है और इसका जो रिकॉर्ड है आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह में जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। फंड सेटलमेंट जो होते हैं इनकी पूरी डायरी एक तरीके से इनकी जो बुक होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिक्योर रहती है। पेमेंट जो होती हैं वो फाइनल होती हैं और इररेवोकेबल होती हैं। लेकिन नेफ्ट क्या होता है दोस्तों? नेफ्ट भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो हैं रियल टाइम प्रोसेसर्स में होती हैं, यहाँ पर होती हैं दोस्तों बैचेस की फॉर्म में। और उसने क्वेश्चन में देखिए क्या दे दिया था, आरटीजीएस में बोला था कि बैचेस की फॉर्म में होती हैं, आरटीजीएस में नहीं होती हैं बैचेस की फॉर्म में, नेफ्ट में होती हैं। और एक मेजर डिफरेंस दोस्तों ये भी है कि आरटीजीएस में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थ्रू आउट द डे आप कभी भी कर सकते हैं, जितने मर्जी बार कर सकते हैं। आरटीजीएस अवेलेबल है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, और ऐसा करा गया था 14 दिसंबर 2020 से लागू करा था। किसने लागू करा था? आरबीआई ने लागू करा था। आरटीजीएस सिस्टम जो है वो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है दोस्तों, जबकि जो नेफ्ट होता है, बेसिक फंडा यही है कि जो नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वहाँ पर आपको अगर 2 लाख रुपए से कम की पेमेंट करनी है तब वो सिस्टम आपके लिए है, ठीक है। और अगर आप 2 लाख रुपए की मिनिमम पेमेंट जो है, यहाँ पर 2 लाख रुपए से अमाउंट स्टार्ट होता है आरटीजीएस में। मिनिमम अमाउंट देखिए जो कि आप ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं वो है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ये जो सिस्टम है ये अंबानी, अदानी और ये सब जो ग्रुप्स हैं ये अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को दिन भर में करने के लिए करते हैं। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोग जैसे जो हाई क्लास बिजनेसमैन होते हैं या फिर गवर्नमेंट को ही अगर मान लो कि जापान से फ़ंड जो है लेन देन करनी है, वर्ल्ड बैंक से अगर बिलियंस ऑफ अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो 2 लाख रुपए से तो ज़्यादा ही करेंगे ना। तो ऐसे बहुत लार्ज अमाउंट के लिए क्विक ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे सिस्टम चलता रहे, तो ऐसे पर्सनस के लिए, ऐसे अथॉरिटीज़ के लिए बनाया गया था आरटीजीएस। और आपके और मेरे जैसे लोग अभी भी नेफ्ट के एम्बिट के अंदर आते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो पास है वो इंडिया और चाइना को जो है वो कनेक्ट करता है। ऑप्शन आपके सामने है,
शिवकीला पास, बनिहाल पास, लिपुलेक पास। करेक्ट पेयरिंग आपको चुनिए है दोस्तों, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बनिहाल पास जो है वो एक बहुत पॉपुलर पास है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। ये पीर पंजाल रेंज पर सिचुएटेड है। ये बनिहाल और काजीगुंड को कनेक्ट करता है। दूसरा शिवकीला पास, ये सतलज जॉर्ज में आपको देखने को मिलता है, मतलब सतलज नदी जहाँ से बहती है उसके पास। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, ये 3rd बॉर्डर पोस्ट है जहाँ से हमारा जो सामान होता है ट्रेड का चाइना तक जाता है, ये उसके लिए तीसरा रास्ता है। तो पहले और दूसरे रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है दोस्तों लिपुलेक पास, और दूसरा रास्ता है दोस्तों नथुला पास, और तीसरा आपका ये वाला जिसका नाम है शिवकीला पास। तो यहाँ पर जो है लिपुलेक जो है, अगर इसके बारे में भी बात कर लें, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और ये पास है कि इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है ट्रेड करने के लिए चाइना थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। 3 है दोस्तों, एक लिपुलेक, एक नथुला पास, और तीसरा शिवकीला पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको ये बताना है, पहली बार 1966 से 67 के बीच में मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहली बार हमारे देश में कौन से पेयर ऑफ क्रॉप्स के लिए अनाउंस करा गया था? गेहूं और धान के लिए, गेहूं और दालों के लिए, गन्ना और नारियल के लिए, या फल और सब्जियों के लिए? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों आज की क्लास में इसके बारे में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गेहूं और धान के लिए, यानी व्हीट और पैडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएसपी के बारे में दोस्तों हमने इतनी डिबेट करी, आप इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए कि फुल फॉर्म है क्या एमएसपी की। क्या इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, तीसरा मार्जिन सपोर्ट प्राइस, या चौथा मिनिमम सिस्टम प्राइस? तो स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन की, दोस्तों आपको ये बताना है वो कौन से आर्टिकल का पार्ट है, 324, 325, 326 या 327? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324 में ऐसा बोला गया है। अगला, अभी हमने ये पढ़ा इसके बारे में, नेफ्ट और आरटीजीएस जो है वो कौन से कंटेक्स्ट में यूज़ करे जाते हैं दोस्तों? क्या ये बैंकिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ड्रोन से, या इंडिजिनस मिसाइल से रिलेटेड है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये दोस्तों रिलेटेड है बैंकिंग सिस्टम से। और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेफ्ट और आरटीजीएस को इंट्रोड्यूस किसने करा था? ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? मैंने आपको हिंट दी थी अभी। भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, या फिर विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नेफ्ट और आरटीजीएस का सिस्टम है जो वो चलाया था। तो दोस्तों ऐसे ही करके तैयारी जो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाई जाएगी। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।